Hello dear students, good morning you all. Dear students, today we are going to study next topic, that is Dalton law of partial pressures. Let us study Dalton law of partial pressures. If two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of all the partial pressures that each gas would exert when present alone in the same vessel at same temperature. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा गैसेस हैं जो केमिकली आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, उनको एक वेसल में, एक कंटेनर में बंद कर दिया, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर, तो उन गैसेस के मिक्सचर के द्वारा जो टोटल प्रेशर जो लगाया जा रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स, सभी गैसेस का जो थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, हर एक गैस जो अपना प्रेशर अप्लाई कर रही है, उन सभी गैसेस के थोड़े थोड़े प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर का सम होता है, दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट व्हेन प्रेजेंट अलोन इन द सेम वेसल एट सेम टेम्परेचर। जिस टाइम पर अलग अलग गैसेस को सेम वेसल के अंदर सेम टेम्परेचर पर रखें, तो जो प्रेशर अप्लाई करती है तो वही प्रेशर जो है उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो उन सभी प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर ऑफ गैस को डिसाइड करता है। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ गैसेस है, तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ गैसेस। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है डाल्टन लॉ, इसकी एप्लीकेशंस क्या, यूज कहां पर है इसका? फर्स्ट है इन द डिटरमिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। मतलब कि आपने देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि कोई गैस रिलीज होती है और उस गैस को फिर हम किसी सॉल्यूशन में से पास कर देते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए ऊपर, फिर उसके बबल्स बाहर आते हैं और वो कलेक्ट होती है। जैसे कि आप बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन वाटर जो है, वाटर की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। ऐसे ही जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट विद एसिड है, इट गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो उस केस में भी प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस को हम एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करते हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास गैस को कलेक्ट करने के लिए ट्यूब या जार इन्वर्टेड जो फॉर्म में उल्टा करके रखा होता है, तो वहां पर हम जो उसको कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में गैस जो है जो मॉइस्चर में से या लिक्विड सॉल्यूशन में से पास होकर के जाती है तो वो मॉइस्ट हो जाती है, और हमें तो ड्राई गैस को लेना, उसका प्रेशर कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? P ड्राई गैस इट इज इक्वल टू P मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। सेकेंड हमारे पास है इन पार्शियल प्रेशर्स। अगर हमें पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करना है तब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस सी। सो देखो, इन कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अगर हमारे पास मिक्सचर है, इन ए मिक्सचर ऑफ, सपोज करो हमारे पास तीन गैसेज है A, B, C और दीज आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज, तो इन गैसेज में पार्शियल प्रेशर ऑफ A P, जैसे हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू nRT, तो वहां से हमने बना रखा है PA इज इक्वल टू NA इंटू RT बाई B, PB इज इक्वल टू NB RT बाई B और PC इज इक्वल टू NC RT बाई B। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स PA प्लस PB प्लस PC, तो यहाँ से RT बाई B कॉमन आ गया, तो NA प्लस NB प्लस NC। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर होगा? NA डिवाइड बाई P, NA प्लस NB प्लस NC, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से हमारे पास आएगा XA। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर। सो दिस इज, सो नेक्स्ट लॉ इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझने से, मतलब लॉ को समझने से पहले डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन द अवेलेबल स्पेस। जो भी स्पेस अवेलेबल होता है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड हो जाना, या फिर हम बोलते हैं कि
किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का या गैसियस फॉर्म में वो दूसरी गैस के साथ मिक्स हो जाना, एयर के साथ मिक्स हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपको ये पता है, चाहे गैस स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो, तो जो भी कंटेनर होगा या अवेलेबल स्पेस होगा तो गैस उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है। डिफ्यूजन इट इज ए प्रोसेस। अब इसमें डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि आपकी जो है मदर है, किचन से कोई भी फूड जो है वो प्रिपेयर कर रही है, तो एरोमा ऑफ दैट फूड, उस फूड की जो खुशबू है, दैट रीचेस टू योर रूम वेयर यू आर सिटिंग और यू आर स्टडिंग। जहां पर आप पढ़ रहे हैं या आप बैठे हुए हैं, वहां पर आपकी जो है उस फूड की जो अरोमा खुशबू पहुंच जाती है। या फिर जैसे मान लो आप क्लासरूम में है, कोई बच्चा बाहर से आता है, उसने सेंट लगाया हुआ है, तो फिर जैसे क्लास में एंटर करता है तो उसकी जो अरोमा ऑफ सेंट, फ्रेग्रेंस ऑफ सेंट है, वो रूम में, सारे क्लासरूम में फैल जाती है। दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। और दूसरा है इफ्यूजन। इट इज ए प्रोसेस इन विच ए गैस अंडर प्रेशर एस्केप्स आउट ऑफ ए फाइन होल इन ए वेसल। इसमें क्या होता है कि एक वेसल या कंटेनर है, उसमें अगर फाइन होल, छोटा सा होल कर दें, तो फिर उस होल में से गैस प्रेशर के साथ बाहर आती है। तो किसी छोटे से होल में से गैस का प्रेशर के साथ बाहर निकल के आना, दैट इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो बैलून होता है, या छोटी जो प्लास्टिक की छोटी जो रबर बॉल होती है फुटबॉल के जैसी, उसमें एक हम पिन से थोड़ा सा होल कर दें तो उसमें से फिर गैस प्रेशर के साथ बाहर आती है। बैलून में से अगर हम होल कर दें छोटा सा, तो उसमें से जो गैस बाहर आती है प्रेशर के साथ, दैट इज इफ्यूजन। और आपने देखा भी होगा, टायर है, जब टायर पंक्चर हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा यानी कि कील या कोई भी जो शार्प एज कोई भी टूल या उसके अंदर कील लग जाती है, नुकीली कोई चीज लग जाती है, तो वहां पर भी गैस एकदम से प्रेशर से बाहर आती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफ्यूजन। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर की सेम कंडीशन हो और टेम्परेचर की भी, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो इक्वल यानी कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिफरेंट गैसेज का जो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन होता है, उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो R1 is directly proportional to 1 by root D1, R2 is directly proportional to 1 by root D2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? R1 by R2 is equal to under root of D2 by D1। उसके बाद देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का मीनिंग होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का फॉर्मूला हो जाता है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं और टेकन एट डिफरेंट प्रेशर के ऊपर ली गई है, तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन है, अब देखो ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर विल बी रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, तो इसीलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो R1 by R2 इज इक्वल टू P1 by P2 इंटू D2 by D1। आपको पता है D2 by D1 ऑलरेडी ऊपर से लिया है, तो P1 by P2 होगा। और अगर R1 अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर दो गैस ली जाए, तब जो R1 by R2 है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट T1 D2 डिवाइड बाय T2 D1। मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर उसको हमने मैनिपुलेट करके इस तरीके से कर दिया। और अगर दो गैसेज, आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। तो वहां से मॉलिक्यूलर मास के साथ अगर रिलेशन निकालें, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास R1 by R2 अंडर रूट D2 by D1 आता है, ऐसे ही R1 by R2 इज इक्वल टू M2 by M1 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? M2 by M1 लिख दिया। यहाँ पर भी M2 by M1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमने क्या पढ़ा है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, जिनको आप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।